सो हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशन ये ना एक वर्ड नहीं होता, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक कुआं है और इस कुएं की गहराई को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के पीछे क्या स्टोरी है, ये पूरी की पूरी स्टोरी और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को हम डिटेल में समझेंगे इन सेशंस में। तो आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चैप्टर 2 बहुत लंबा चलेगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर्स पे जिसमें भी ऑब्वियसली हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही करने वाले हैं, बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा जो बेस्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, अगर हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम समझना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा। बिना कॉन्स्टिट्यूशन समझे हम अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझ सकते। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि क्या कहानी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे बनने के पीछे और किस किस स्टेजेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गुजरा, क्या क्या अड़चने आई, क्या क्या हर्डल्स आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। एंड ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप भी है एक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पे यू विल गेट फ्री पीडीएफ्स ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट समझने की गलती मत करना। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक पवित्र डॉक्यूमेंट है, ये एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, ये एक पूरा का पूरा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में एक देश कैसे चलाया जाएगा, एक देश के क्या फंडामेंटल्स होंगे, एक देश की सोसाइटी किस हिसाब से काम करेगी, एक देश कौन से रूल्स और रेगुलेशंस से चलेगा, एक देश की इन पॉलिटिकल सिस्टम का जो बेस है वो कैसा होगा, ये सब कुछ डिफाइंड होता है इस सेक्रेड डॉक्यूमेंट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में, और मैं डॉक्यूमेंट बहुत ही छोटा शब्द होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम बोलेंगे, बट स्टिल हमें इंग्लिश अलाउ करता है कि हम उसको डॉक्यूमेंट ही बोलें। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक देश को कैसे चलाया जाएगा वो सारे के सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं। तो अगर हम आज से पहले जाएं, मतलब अगर हम एशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया की बात करें, एशियन वर्ल्ड इनफैक्ट और मिडिवल वर्ल्ड की बात करें, तो उस टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अमेरिका ने शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, ब्रिटेन वगैरह सबके पास फिर धीरे धीरे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ब्रिटेन के पास था, बट उससे पहले अगर हम और पीछे चले जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं। तो फिर जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसे चलती थी। तो अगर हम पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे देश में जो इंडियन सोसाइटी में रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन था। क्या हम ये कह सकते हैं रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन था? बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसके पीछे पॉइंट्स क्या हैं, कैसे कह रहे हैं हम कि रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था? तो मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि अगर किसी हिंदू के अफेयर्स को कंट्रोल करना था तो वो अफेयर्स कंट्रोल होते थे थ्रू मनुस्मृति के थ्रू कंट्रोल होते थे। किसी मुस्लिम समाज के अफेयर्स को कंट्रोल करना था तो वो कुरान के थ्रू होता था। किसी सिख समाज के लोगों के अफेयर्स को कंट्रोल करना था तो वो गुरु ग्रंथ साहिब से होता था। सिमिलरली क्रिश्चियंस के अफेयर्स बाइबल से रेगुलेट होते थे। तो बेसिकली जो रिलीजन था उसी के बेस पे सोसाइटी चलती थी। दैट मीन्स कि जो सोसाइटी की पूरी गवर्नेंस थी वो रिलीजन बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन जब हमारी धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ दुनिया आगे बढ़ी तो ऐसा फील हुआ कि जो रिलीजन है जनरली वो क्या कर रहा है, वो एक कहीं ना कहीं एक डिवाइड क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो रिलीजन डिवाइड नहीं क्रिएट करता है, ध्यान रखना, रिलीजन की गलत अंडरस्टैंडिंग डिवाइड क्रिएट करती है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिलीजन कभी भी डिवाइड क्रिएट नहीं करता, रिलीजन की जो गलत अंडरस्टैंडिंग है वो डिवाइड क्रिएट करता है। तो वो जो गलत अंडरस्टैंडिंग थी रिलीजन की, उसने जो डिवाइड क्रिएट किया था उस डिवाइड को खत्म करना जरूरी था। बिकॉज सोसाइटी में जो था डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। अगर हम पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो वुमेन के पास कोई राइट्स नहीं थे। जो ट्राइबल्स थे, जो एससीज थे, उनके राइट्स का काफी ज्यादा हनन होता था।
और इनइक्वालिटी हर जगह फैली हुई थी। जमींदारों का कंट्रोल पीजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। कैपिटलिज्म अपने आप में आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे इंडिया में जो कैपिटलिज्म था वो इतना फ्रूटफुल प्रूव नहीं हो पा रहा था। तो बेसिकली इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए और एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए सभी प्रोविजंस को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारी चीजें बताता है हमें, ठीक है। एक देश कैसे चलेगा, एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, एक देश में इक्वालिटी का स्टेटस क्या होगा, एक देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं या डीपीएसपीज हैं, मतलब ड्यूटीज होती हैं सिटीजन्स की, तो सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बताई जाती। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है यार, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक देश के बेसिक आइडियल्स को बताता है। मतलब वो ये बताता है कि वो देश किस फिलॉसफी पे बेस्ड है, कौन से फंडामेंटल्स हैं उसके। एक देश की बेसिक आइडियल्स बताता है, यानी कि उस देश के सिटीजन्स किस तरह के देश में रहना चाहते हैं वो डिसाइड होता है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि हमारा देश एक सेक्युलर है, सोशलिस्ट सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम, तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो मिली है ना, कि अपने आप ही जनरेट हो गई। दूसरे इंपॉर्टेंस जो है, दूसरी जो जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें एक सोसाइटी के फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि हमारा सोसाइटी जो है वो एक सेक्युलर सोसाइटी है, हमारे देश में सभी धर्मों को इक्वल सम्मान है, इक्वल फ्रीडम है सभी धर्मों को। तो हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, सेक्युलर है, ये हमारे सोसाइटी का एक फंडामेंटल है। सिमिलरली हमारी सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी है, इंडियन सोशलिज्म है हमारे पास, जो कि बिल्कुल अलग पैटर्न होता है, वो हम आगे समझेंगे, अभी नहीं। सोशलिस्ट सोसाइटी है, ये भी हमारी सोसाइटी का एक फंडामेंटल है। तो ये फंडामेंटल हमें कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझाता है कि उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म चलेगी। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म चलेगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है कि उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी इंश्योर करता है। बिना इक्वालिटी के किसी भी सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी को एक्सपेक्ट मत करना। कभी भी किसी भी सोसाइटी में अगर आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप एक प्रॉस्पर सोसाइटी में रहना चाहते हो, तो उस प्रॉस्पर सोसाइटी के लिए गाइस इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। बिना इक्वालिटी के यार आप प्रोस्पेरिटी की बात करोगे ना, तो बेसिकली वो बकवास है बिल्कुल, मतलब उसका उस बात में कोई सेंस ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वालिटी इंश्योर करता है। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 पूरी की पूरी राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं और किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल ओवर मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी है, अब जैसे पहले का अगर हम बात करें, एशियंट इंडिया की बात करें, जब ब्राह्मणिकल सोसाइटीज हुआ करती थी हमारे देश में, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में क्या होता था कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो कंट्रोल रखते थे जो लोअर पावर, जो लेस पावरफुल ग्रुप्स है उनके ऊपर। तो अब लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है हमारे देश में या किसी भी देश में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का डोमिनेंस ना हो किसी दूसरे लेस पावरफुल ग्रुप पे। जैसे कि अब है हमारे देश में सब बराबर है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, पारसी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब बराबर है। किसी के बीच में कोई भी ग्रुप है वो डोमिनेंट स्टेटस पे नहीं है। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर अथॉरिटी। अब देखो यार हमारे देश में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब अगर पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर्स दे देता मान लो कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता कि चलो अब हम जो है इलेक्शंस खत्म कर रहे हैं, अब जितने भी लोग हैं हमारे अभी पार्लियामेंट में वही रहेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, जो प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक कि वो हैं। इस चीज पे कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन डाले, मतलब कि पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सकें। इसका बहुत बड़ा रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज पे रोक डालता है और इसके लिए बहुत सारे टूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा टूल तो सुप्रीम कोर्ट है।
अगर पार्लियामेंट कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत वहां पे आता है, इंटरफेयर करता है और उस चीज के ऊपर लगाम लगाता है। तो अथॉरिटी जो है, पॉलिटिकल लीडर्स जो है, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना करें, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, हमें वो हमसे बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमसे बचाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये हमें ऐसे डिसीजंस लेने से रोकता है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कि समाज के फेवर में नहीं है। मान लो कि कभी गलती से हो सकता है, बिकॉज वी ऑल्सो आर ह्यूमन बींग्स, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो भी तो इंसान है ना, तो उनसे भी गलती हो सकती है। तो अगर उनसे कोई गलती हो रही है, उस गलती को रोकने के लिए भी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर हम पार्लियामेंट के लोगों की ही बात समझे तो पार्लियामेंट के लोगों को मान लो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि अब जो है हम मिलिट्री रूल की तरफ बढ़ेंगे या फिर हम ऑटोक्रेसी स्थापित करेंगे देश में। तो ये जो ऑटोक्रेसी है या जो मिलिट्री रूल है या जो कह सकते हो आपकी मतलब एक ही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का जो डोमिनेंस है किसी एक कंट्री के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म में कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में समझे हैं कि किसी एक पर्सन का या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का अगर डोमिनेंस है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे या सोसाइटी पे, तो वो लॉन्ग टर्म में कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। फ्रूटफुल हमेशा डेमोक्रेसी ही रही है, जो कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें हमसे बचाता है, हमें हमारे गलत डिसीजंस को लेने से रोकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो जरूरत है वो कितनी ज्यादा है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो सोचो समाज में क्या हो। हर कोई अपनी मर्जी से काम करे, एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप पे डोमिनेट करे, दूसरा ग्रुप फिर वो अपनी पावर्स को बढ़ाए, फिर वो उसके ऊपर आ जाए। तो मतलब बेसिकली एक ह्यू एंड क्राई मचा रहेगा हमेशा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा किसी एक देश में। तो इस ह्यू एंड क्राई से बचने के लिए, इस मेहम से बचने के लिए हर देश में जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, ये चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। उस स्टोरी को हम समझने की कोशिश करते हैं और हम इसको कनेक्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया से। बिना कनेक्शन के देखो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता। यूपीएससी में एक खास बात है, ध्यान रखना, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज आपको आनी चाहिए, कनेक्शन बिठाना आपको आना चाहिए। अगर आप कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट ना आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। तो हर सब्जेक्ट जब इंटरलिंक्ड होगा तो आपको हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आज हम कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया में हम चीजें पढ़ते हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें हमारे इंडियन पॉलिटी से, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड था वो किस तरीके से रखा गया। आगे बढ़ने से पहले महात्मा गांधी की एक बहुत ही शानदार लाइन है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, स्वराज विल नॉट बी अ फ्री गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फुल सेल्फ एक्सप्रेशन। कि बेटा स्वराज जो है ना वो ब्रिटिशर्स ना तुम्हें थाली में परोस के नहीं देंगे, उसके लिए तुम्हें फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा स्वराज की हमने मांगा और ब्रिटिशर्स आए कि लो बेटा जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं होता है। स्वराज फ्री गिफ्ट नहीं होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्वराज लेना पड़ेगा, स्वराज मांगना पड़ेगा, लीगली मांगना पड़ेगा उनसे। तो बहुत अच्छी लाइन थी महात्मा गांधी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन थी ना, ये 19th सेंचुरी में ही रख दी गई थी। ऑल्दो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उस समय नहीं थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड कहीं ना कहीं रखी जा चुकी थी 19th सेंचुरी में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा था, अगर आपने पिछले के सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले के सेशंस देखो जाके। हमने पढ़ा था कि जब 1857 का वॉर हुआ था, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उस टाइम ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड नहीं थी और ना ही डायरेक्ट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी। बट उस समय ये था कि जो रिवोल्ट करने वाले थे, रिवोल्यूशनरीज थे, उनका ये कहना था कि आप हमारे मैटर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करोगे, अब हम अपने हिसाब से हमारा मैटर चलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कई चीजें थी, हमने पढ़ा था, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बड़ी समस्या थी। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेज थे, इकोनॉमिक कॉजेज जैसे कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो बिल्कुल मार्केट उसकी खत्म हो गई थी। ठीक है, सारा का सारा माल ब्रिटिश में जा रहा था या ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स थे, गुड्स थे, वही इंडिया में चल रहे थे। उसके अलावा पीजेंट्स के हालात बहुत खराब थी, वो विशियस साइकिल में फंस चुके थे, जो लोन के और इंटरेस्ट के विशियस साइकिल हैं।
पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था, बिकॉज करप्शन बहुत ज़्यादा था विद इन द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। इसके अलावा कुछ रिलीजियस कॉजेज भी थे, तो इसके रिलीजियस कॉजेज जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा का एबॉलिशन हो गया था, ऑल्दो दैट वाज अ गुड थिंग, बट उस समय के लोगों के हिसाब से वो गलत था, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि ये कुछ चंद लोग हैं, ये हमारे सोसाइटी में या डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं, तो गलत बात है, क्योंकि ये लोग विमेन एजुकेशन की भी बात करने लग गए थे। ऑल्दो ये चीज़ें अच्छी थी, बट उस समय के जो लोग थे उनको लगता था कि भाई ये तो हमारी सोसाइटी में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो इन कारणों की वजह से 1857 का युद्ध हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि भाई अब तो इंडियंस का जो डिसकंटेंट बढ़ रहा है टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, तो उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया। अब 1858 में बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि उन्होंने ये कह दिया था कि अब एनेक्सेशंस नहीं होंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुजरानिटी पे काम होगा। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स अब बचे हैं वो ब्रिटिश मोनार्क की सुजरानिटी के अंडर काम करेंगे, ठीक है। ऑल्दो जो सुप्रीम पावर होगी वो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में होगी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखे थे। तो इसके बाद जो एनेक्सेशंस की जो पॉलिसी चली आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अबॉलिश हो गई। और बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी इसके बाद अबॉलिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑल्दो इंडियंस ने बहुत ज़्यादा डिमांड तो नहीं किया था इसका, क्योंकि इस समय लोगों को पता ही नहीं था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क था हमारे नेशनलिस्ट के सामने कि लोगों को बताया जाए कि भाई साहब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस, इन शब्दों का क्या मतलब होता है। हम अंग्रेजों के अंदर ही थोड़ी जीवन काटते रहेंगे अपना, समझ रहे हो। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, जिसमें पहली बार फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी। इंडियन काउंसिल को थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया था, इंडिया के मेंबर्स को इंक्लूड किया गया था इसमें, जिसमें 3 लोगों को इंक्लूड किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था भाई। उन्हें पता था, उन्हें ये बात पता थी कि देखो जो ब्रिटिशर्स है ना, उनको हम लड़के तो नहीं भगा सकते, मिलिटरीली तो हम नहीं भगा सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमारे ऊपर रूल किया हुआ है ना, वो मिलिटरीली रूल नहीं किया हुआ, उन्होंने लीगली रूल किया हुआ है हमारे ऊपर। क्योंकि आपको याद होगा बहुत सारी ट्रीटीज जो हुई थी ड्यूरिंग वेरियस वॉर्स, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, इसमें हमारे देश के जो राजा थे उन्होंने बहुत सारी ट्रीटी करी हुई थी। तो वो जो ट्रीटी थी वो बेसिकली लीगल ट्रीटी थी। उन लीगल ट्रीटीज को आगे बढ़ाते हुए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, तो मतलब वो लीगली हमारे देश में बैठे हुए थे। तो अगर कोई इंसान लीगली आपके ऊपर कोई एक्शन कर रहा है तो आपको उसका सामना अभी तो लीगली करना पड़ेगा ना, आप थोड़ी लड़ सकते हो। और वैसे भी अगर मिलिटरीली भी हम लड़ लेते उनसे, तो क्या हम उनसे लड़ पाते? नहीं लड़ पाते, क्योंकि हमारे देश में तो लोग किसान थे, मजदूर थे, हैंडीक्राफ्ट थे, पीजेंट्स थे, वो कैसे लड़ लेते? महिलाएं भी इतनी ज्यादा एम्पावर्ड नहीं थी, समझ रहे। और हमारे पास कोई एडवांस वेपन भी नहीं थे, अब तलवारों से थोड़ी ना उनकी तोप का सामना करते, जो कि 1857 में हमने देखा भी। तो लीगली थे वो लोग हमारे ऊपर कंट्रोल करे हुए। तो 1885 में जब कांग्रेस बना ना, तो उनको ये बात समझ में आई कि भाई लीगल ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर डिमांड किया कि भाई हमें इंडियन काउंसिल में और ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए, जिसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आ गया, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। इसमें अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर दी, चलो ठीक है। ऑल्दो आईएनसी की डिमांड थी डायरेक्ट इलेक्शन की, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन दिया, ठीक है जी। तो मांग तो कुछ थी और इन्होंने दिया कुछ नहीं। और दूसरी बात फिर चलो इसमें जो काउंसिल थी उसके अंदर मेंबर्स की एक्सपेंशन हुई, बट ऑल्दो ये एक्ट कोई बहुत ज्यादा लैंडमार्क एक्ट नहीं था, नॉर्मल सा एक्ट था, इसमें कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं हुई। ऑल्दो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात इन्होंने यहाँ पे कर दी थी। फिर उसके बाद सेकेंड डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होने लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम बात करेंगे, पहले सेकेंड डेकेड पे पहुंचने से पहले 1905 पे चलो। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ, 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ, उस टाइम कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट डेवलप हो रहे थे। मॉडरेट्स तो थे ही, फिर एक्सट्रीमिस्ट भी पनप रहे थे, और उसके अलावा कुछ रेवोल्यूशनरी भी आ गए थे, रेवोल्यूशनरीज। जैसे कि 1908 में अगर आपको याद हो तो खुदीराम बोस ने बम से 2 ब्रिटिश महिलाओं को उड़ा दिया था। ऑल्दो वो
किंग्सफोर्ड के जो मैजिस्ट्रेट थे उनको उड़ाना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया था, तो उन्होंने बम से 2 महिलाओं को, ब्रिटिश महिलाओं को उड़ा दिया था। तो एक रेवोल्यूशनरीज का जो कैटेगरी था वो भी पनप रहा था। उसके बाद आगे और बढ़ा जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इस तरीके के लोग जो थे रेवोल्यूशनरीज तरीके से वो आज़ादी चाहते थे। तो 3 कैटेगरी में बढ़ गए थे हमारे नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये टेक था कि भाई हम एक्सट्रीमिस्ट से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बॉयकॉट में विश्वास रखते थे, मास मोबिलाइजेशन में विश्वास रखते थे, और रेवोल्यूशनरीज तो बात ही भाई साहब गोली बारूद से करते थे। तो ऑब्वियसली गोली बारूद से अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम रेवोल्यूशनरीज से बात नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मॉडरेट्स से। अब मॉडरेट्स ने डिमांड रखी कि भैया फिर ठीक है, अगर आप हमसे बात कर रहे हो तो हमें जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें हमें ऑटोनॉमी चाहिए, ये सब हमें चाहिए। फिर 1905 के बाद 1906 में एक डेवलपमेंट और हो गई। क्या डेवलपमेंट हुई? सिमला डेप्यूटेशन। आप सबने पढ़ा होगा सिमला डेप्यूटेशन, हमने पढ़ा भी था 1909 में। सिमला डेप्यूटेशन में मुस्लिम लीग का एक ग्रुप गया ब्रिटिशर्स से मिलने, और उन्होंने बोला कि साहब हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उन्होंने कर दी। ये भी बड़े बदतमीज टाइप के थे। सेपरेट इलेक्टोरेट पता नहीं इनको क्यों चाहिए था, ऑल्दो इनका ये मानना था कि हम माइनॉरिटी में है तो हमारे राइट्स की बात नहीं करी जा रही है, बट ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज उस टाइम के नेशनलिस्ट के अंदर ऐसा था कि वो सबको एक साथ लेके चल रहे थे। बट यस, कुछ होते हैं कलाकार जो कि जिनके दिमाग ही अलग तरीके से चलते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग बिल्कुल ही अलग दौड़ रहा था, तो वैसे ही इस ग्रुप का दिमाग भी बिल्कुल अलग था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, और इन सभी चीज़ों के बाद, इतने एजिटेशन के बाद, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आई। बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? सबसे बड़ा रीजन था सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसने कम्युनलिज्म की बेस रख दी थी हमारे देश में। जो हमारा देश आज बटा हुआ है ना इतना ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली जो डिवीजन पार्टीशन हुआ था उसकी जो बेस थी ना वो यहीं कहीं रख दी गई थी कम्युनलिज्म की। उसके बाद इतने सारे कम्युनल राइट्स भी हुए थे हमारे देश में ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो 1909 की वो बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 1914 में गोपाल कृष्ण गोखले मेंटोर थे महात्मा गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन नोट दिया, और उन्होंने बोला कि साहब अब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ऑल्दो एक ऑफिशियल डिमांड नहीं था, बट यस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल नोट दिया कि साहब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब चाहिए। बट ऑब्वियसली अंग्रेज नहीं माने, और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 लेके आ गए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहले कांग्रेस की यानी कि मॉडरेट्स की जो डिमांड थी वो क्या थी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डायरेक्ट इलेक्शन, ये कुछ डिमांड थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इन सब चीज़ों की डिमांड थी। तो इन सभी डिमांड को ब्रिटिशर्स ने खारिज कर दिया, जबकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमने मांगी थी, इन्होंने हमें क्या दे दिया? डायर की दे दिया। और उसमें भी जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसमें गवर्नर जनरल के पास सारी पावर दे दी। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ये जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट था इसको और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया, सिक्स को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। तो और गड़बड़ कर दी इन्होंने। फिर और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करी थी तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो इन्होंने रखा था, लेकिन उस डायरेक्ट इलेक्शन की फ्रेंचाइजी इतनी कम थी कि केवल 6 से 7% इंडियंस ही उसके अंदर आ रहे थे। तो ये भी बात बेकार हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 फेल हो गया। महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया जिसको हम बोलते हैं क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा वगैरह के बाद जो है वो वापस ले लिया गया। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो आप सबने पढ़ा होगा। चौरी चौरा के बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हो गया। अब इसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, ऑफिशियल डेवलपमेंट हुई। इसके बाद ऑफिशियल डेवलपमेंट क्या हुई? एक मिनट मैं पहले मिटा देता हूँ। ऑफिशियल डेवलपमेंट ये हुई कि मोतीलाल नेहरू ने 8 फरवरी 1924 8 फरवरी 1924 में एक रेजोल्यूशन मूव किया, और उस रेजोल्यूशन में मांग करी कि हमें एक प्रॉपर स्कीम चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें एक प्रॉपर स्कीम चाहिए। और ये पहली बात था कि जब ऑफिशियली डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड ऑफ कोर्स आप सब जानते होंगे 1934 में एमएन रॉय, जो कि एक लेफ्टिस्ट नेता थे, बहुत ही उम्दा इनके आइडियोलॉजी थी और बहुत ही बढ़िया टाइप के नेता थे। एमएन रॉय ने सबसे पहली बार आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और यहाँ से ये बोला गया कि अब इंडियंस ही
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इंडियंस ही बनाएंगे, तुम्हारा कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसमें फेडरल गवर्नमेंट फेडरलिज्म की बात तो कर दी, लेकिन फेडरलिज्म कभी स्थापित ही नहीं हो पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था कि साहब हम जो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं करते, फेडरलिज्म खत्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी फेल हो गया। वंस अगेन इसमें फ्रेंचाइजी भी बहुत कम थी, अभी भी डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए फ्रेंचाइजी बहुत कम थी। तो कई कारणों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फिर फेल हो गया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर की कहानी आई। 1939 में कांग्रेस की पूरी मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनसे बिना पूछे ही, इंडियन से बिना पूछे ही ये बोल दिया गया कि वर्ल्ड वॉर में इंडिया हमारे साथ है, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। तो ये तो बात ही गलत है। अब ब्रिटिशर्स के कुछ स्टेप जो थे ना वो बिल्कुल ही बेसलेस थे, जो समझ से बाहर लगते हैं मेरे को आज भी, और इनफैक्ट कई लोगों को। तो 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। उनको ये लगने लगा था कि भाई अब तो हम मतलब ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली यही लगेगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर कंट्रोल बना के बैठे थे, तो उन्हें लगता था कि हम तो जो भी करेंगे ये बात सुन लेंगे। लेकिन उस समय का नेशनलिस्ट पढ़ा लिखा हो चुका था, और हमारी जो देश की जनता थी वो जागरूक हो चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है। 1920s के आसपास उन्हें समझ में आ गया था कि इंडिपेंडेंस होगी तो क्या होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। फिर अगस्त ऑफर लाया गया 1940 में। अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने बात कर दी डोमिनियन की, ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दे देंगे। आउटराइटली रिजेक्ट हुआ, आउटराइटली होना ही था, क्योंकि हमारी डिमांड तो भाई साहब 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में ही पूर्ण स्वराज की हो गई थी ना। हमने तो पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी, तो हम कैसे डोमिनियन स्टेटस ले लेते। डोमिनियन स्टेटस को खारिज कर दिया। फिर 1940 में ना 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि देखो भाई ऐसा है, क्योंकि अब मुस्लिम लीग ने तो अपनी अलग ही जो है वो गाथा गा रखी थी, वो अलग ही राग में चल रहा था। तो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि देखो ऐसा है, हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन तभी देंगे जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में पैक्ट करेंगे, तभी दे पाएंगे, वरना नहीं देंगे। वरना अपनी हस्ते से कराओ, हम नहीं दे रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया है, उसी के हिसाब से काम करो, ठीक है। फिर कांग्रेस के अंदर एजिटेशन आया, और जो नेशनलिस्ट थे पूरे के पूरे उनके अंदर एजिटेशन आया। इसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुए देश में। फिर इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात हो गई 1942 में, बहुत बढ़िया बात हो गई। क्या बढ़िया बात हो गई कि जापान ने, जो उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ऑफ कोर्स आपको पता है, तो उस समय ये हुआ कि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स की हालत थोड़ी सी खराब हो गई। 1942 में साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई, और जापान ने धमका दिया ब्रिटिशर्स को कि बेटा अब हमारे इंडिया पे अटैक करने, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अब इंडियंस पे अटैक करेंगे वो लोग, वहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली इंडियंस का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा ना। तो इसके लिए इन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन भेज दिया इन्होंने कि चलो ठीक है भाई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आप ही बना लेना, डोमिनियन स्टेटस अभी भी हम आपको देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन इस डोमिनियन स्टेटस में इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? इन्होंने बोला जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा सुप्रीम अथॉरिटी। भाई साहब यही हो गई बात गड़बड़, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस भी एक पॉइंट के बाद आके नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने कह दिया था कि ठीक है हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अननेसेसरी डिले हो रहा था और ब्रिटिशर्स तैयार नहीं थे पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस देने के लिए। और ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डायरेक्टली इतनी आसानी से दी भी नहीं जा सकती थी, तो गवर्नर जनरल की सुप्रीम पावर डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ हो गई गड़बड़। कांग्रेस ने कहा नहीं भैया, गवर्नर जनरल सुप्रीम लीडर नहीं रह सकता, आई एम सॉरी। तो क्रिप्स मिशन भी वापस चला गया, इसकी नेगोशिएशन फेल हो गई। और उसके बाद 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई ग्वालियर टांग बॉम्बे में। वहां से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, डू और डाई का नारा दिया। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, उन्होंने बोला कि भैया अब तो कर लो या मर जाओ, क्योंकि ये बहुत सही है, इस समय लोहा गर्म में मार दो हथौड़ा बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर्स कमजोर हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर में। और हमारे भी जो नेशनलिज्म का जो एक मतलब नेशनलिज्म की जो एक रोर है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे काम कर रही है। हमारे देश के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। तो ये बहुत सही मौका था क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का, और यही सही समय था आज़ादी पाने का। फिर फाइनली ब्रिटिशर्स के बाद इसके बाद एक वाइबल प्लान भी आया, वो भी फेल हो गया। फिर इसके बाद कई सारी चीज़ें हुई, जैसे CR फॉर्मूला था, तो वो प्रॉपर मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, वो हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आ गया जी। कैबिनेट मिशन प्लान में डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, और इसमें कहा कि ठीक है सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नर जनरल की तो रहेगी, बट दैट सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो गवर्नर जनरल
वो वर्क करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि आपकी खुद की होगी, इंडियंस की होगी। तो ठीक है जी, डोमिनियन स्टेटस पे अग्री कर लिया गया। कैबिनेट मिशन प्लान में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कर दी गई। ठीक है, अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक पेच था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पेच ये था कि मुस्लिम लीग को भी एग्री होना था, तो मुस्लिम लीग यहाँ पे एग्री हो गया था। मुस्लिम लीग कैसे एग्री हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में रिजर्वेशन दिया गया था मुस्लिम्स को। तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि ठीक है, पहले हम रिजर्वेशन ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिम लीग भी एग्री हो गया इलेक्शंस कराने के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए तैयार हुआ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए। तो आप देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 10 साल, 20 साल का प्रोसेस नहीं था, 50 साल का प्रोसेस था। और इतना आसान नहीं था उसको लेना कि भाई जाए ब्रिटिशर्स को एक झापड़ मारे और बोले कि चलो लाओ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि हम लोगों को तो पहले उस समय लिटरेसी रेट कितनी कम थी हमारे देश में, 5-6% लोग लिटरेट थे। उन 5-6% लिटरेट लोग के अलावा जो इलिटरेट पीपल थे उनको समझाना ही कितना मुश्किल था, समझ रहे हो। तो बहुत बेसिकली एक बहुत ही मुश्किल टास्क था हमारे नेशनलिस्ट के सामने। तो खैर, उस मुश्किल टास्क को हमारे नेशनलिस्ट ने टैकल किया और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए तैयार था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसाइड किया गया कि साहब टोटल होंगी 389 सीट, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया की सीट्स होंगी 296 और प्रिंसली स्टेट्स होंगे 93। ठीक है, और इस 296 में से गवर्नर जनरल, जो गवर्नर के प्रोविंसेस हैं वहां से 292 सीट्स आएंगी और चीफ गवर्नर प्रोविंसेस के 4 सीट होंगी। अब ये जो सीट्स थी ये डिसाइड की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जिस प्रिंसली स्टेट या जो भी प्रोविंसेस की जितनी भी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से उनको सीट दी गई। ठीक है, पॉपुलेशन। दूसरी बात, रिजर्वेशन रखी गई मुस्लिम्स के लिए। रिजर्वेशन थी, सिख्स के लिए रिजर्वेशन थी, और 3 कैटेगरी थी बेसिकली, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि जनरल की कैटेगरी में जब इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, जब इलेक्शंस हुए थे, तो कांग्रेस ने अपने प्रोविंसेस में जो भी गवर्नर थे या जो भी हेड थे वहां पे ये कह दिया था कि आप जब अपने वहां से लोगों को भेजोगे नॉमिनेट करके, तो उस जनरल की कैटेगरी में ध्यान रखना एंग्लो इंडियंस भी होने चाहिए, क्रिश्चियंस भी होने चाहिए, एससीज भी होनी चाहिए, विमेन भी होनी चाहिए, ट्राइबल्स भी होने चाहिए। तो बेसिकली सबको इंक्लूड किया गया ताकि सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को वंचित ना रखा जाए। और ये जो सीट्स थी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से फिल करी जानी थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन से, याद रखना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। अब डायरेक्ट इलेक्शंस पे बात इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि अब कांग्रेस का या जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन सबका ये मानना हो गया था कि अगर अब हम डायरेक्ट इलेक्शन के चक्कर में रहे तो अननेसेसरी और ज़्यादा डिले होगा, तो ठीक है इनडायरेक्ट इलेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम धीरे धीरे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा ऑफकोर्स तो फिर हम अपने डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे वो थे नॉमिनेटेड। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे ना वो ब्रिटिश इंडिया के लोगों के लिए हुए थे और प्रिंसली स्टेट्स के लोग तो नॉमिनेटेड ही थे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। इसके बाद हुए इलेक्शन का पावन महीना आया, जुलाई अगस्त 1947 में इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, जैसा मैंने बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा ये हुआ जब इलेक्शंस हुए तो 296 सीट्स पे इलेक्शन हुए, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 208 सीट्स वन बाय कांग्रेस, 73 बाय मुस्लिम लीग, 73 मुस्लिम लीग, और 15 जो सीट्स थी बाकी बची हुई वो कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको मिली। तो अब जब मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली तो मुस्लिम लीग का हो गया दिमाग खराब। मुस्लिम लीग को लग रहा था मेजोरिटी में आ जाएंगे और फिर तो भाई साहब हम जो मर्जी करेंगे, पर ऑब्वियसली ये तो मतलब जो हसीन सपने थे मुंगेरी लाल के, ऑब्वियसली ऐसा होना ही नहीं था क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स इतने कम थे और माइनॉरिटी में थे मुस्लिम वहाँ पे, तो ऐसा होना भी नहीं था, और सेपरेट इलेक्टोरेट था तो वैसे भी नहीं होना था। ठीक है, तो 73 सीट्स आई, मुस्लिम लीग का दिमाग खराब हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि भाई अब तो गड़बड़ हो गई, तो इस गड़बड़ को कैसे करें, तो उन्होंने बोला कि ठीक है गड़बड़ हो गई ना, अब हम मुस्लिम लीग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। फिर गड़बड़ हो गई, मुस्लिम लीग ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं है। तो उस समय के जो वॉइस रहे थे उन्होंने बोला कि भाई साहब जब तक मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि यही बात हुई थी कैबिनेट मिशन में, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस अब तो पावर में आ चुकी थी
और बहुत सारे और भी नेशनलिस्ट थे, कद्दावर, उन्होंने बोला कि ऐसा है मुस्लिम लीग ज्वाइन करे चाहे ना करे, हम तो अपना काम करेंगे। फिर भी मुस्लिम लीग का काफ़ी लंबे समय तक वेट किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्शंस हो गए। 208 में सीटें कांग्रेस जीत गई, 73 मुस्लिम लीग जीत गई, 15 इंडिपेंडेंट और छोटे छोटे ग्रुप जीत गए। ठीक है जी, इलेक्शन इनडायरेक्ट था, याद रखना, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ओके, फिर इसके बाद अब बात करते हैं सेशंस की, कौन कौन से कितने कितने सेशंस हुए। पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अब ये इतना टाइम क्यों लगा पहले सेशन में? क्योंकि मुस्लिम लीग का वेट किया जा रहा था और प्रिंसली स्टेट्स ने भी मना कर दिया था। यहाँ पे ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स ने भी मना कर दिया। हम क्यों आए, हमारे पास तो सब कुछ ऑलरेडी, हम क्यों बने तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट, हम तो वैसे भी अपना एक देश है। पर उन्हें क्या पता था, उनके तो बहुत जबरदस्त जो है वो लात मारेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो खैर उस समय उनको लग रहा था कि अरे हम तो राजा हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना जी, हम तो खुश हैं, हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ सुजरैनिटी चल रही है ब्रिटिशर्स के साथ, हम खुश हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेशंस ऑफ द असेंबली में पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। 211 मेंबर्स ने अटेंड किया, 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स इससे बाहर थे। और जब पहला सेशन हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इनकी जो प्रेसिडेंट की ऑब्वियसली इलेक्शन नहीं हुआ था, इनको नॉमिनेट किया गया था बाय फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट बनाने की प्रैक्टिस है। फिर 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और साथ में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वीटी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी। ठीक है, टोटल 11 सेशंस लगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। टोटल 11 सेशन लगे, लगभग 2 साल का टाइम लगा, 2 साल से ऊपर ही लगे थे। और आखिरी सेशन 24 जनवरी 1950 को कंडक्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 याद रखना काफी इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज यही वो दिन है जिस दिन हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये दोनों अडॉप्ट किए गए थे। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं, हमारे देश का, समझ रहे हो? तो 24 जनवरी 1950 को, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई पेपर में, प्री में ये एक सेंटेंस था ऑप्शंस में कि लास्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब लोगों को ये लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया था, तो लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 तक कैसे चला गया? बट चला गया था। ठीक है, क्योंकि उसके आगे भी इलेक्शंस वगैरह होने थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और उस समय नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऑलराइट, हाँ जी, तो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द असेंबली की, कि असेंबली की जो वर्किंग थी उसका क्या सीन था, कैसे उन्होंने काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेंबली ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो शुरुआत थी, असेंबली का जो वर्किंग था ना, उसकी शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कैसे शुरुआत हुई थी? पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कराया। क्या कराया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने मूव कराया। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था भाई? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, वो किस फिलॉसफी पे काम करेगा। बेसिकली ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी थी कि इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारे देश में सबको सम्मान अधिकार मिलेंगे, हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम फॉलो करेगा, हमारे देश के नागरिकों के पास कुछ ड्यूटीज होंगी, हमारे देश के स्टेट्स के पास कुछ अधिकार होंगे, प्रेसिडेंट के पावर होंगी। तो बेसिकली एक समरी थी और जिसपे बोला गया कि ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हिसाब से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। पर 13 दिसंबर 1946 को ये पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का अभी भी वेट किया जा रहा था कि यार ठीक है, आ जाओगे तो हम मिलके काम कर लेंगे, सभी लोग एक साथ चलेंगे। क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी, सभी नेशनलिस्ट का ये मानना था कि हमारे देश जब तक एक नहीं होगा, और साथ में कुछ कम्युनल राइट्स भी चली रही थी हमारे देश में साइड में, तो इन सभी के बाद सभी नेशनलिस्ट का ये मानना था कि भाई पाकिस्तान तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिन्ना, मैंने बताया, जिन्ना बिल्कुल अलग दिमाग का आदमी था, वो अड़ा हुआ था नहीं हमें तो चाहिए, क्योंकि उसको तो ये दिख रहा था ना कि मैं गवर्नर जनरल बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं कहीं का। अब यहाँ अगर वो कांग्रेस के साथ मिल जाता तब तो उसका नंबर आता नहीं, तो उसको खैर पावर दिख रही थी। खैर वो अलग बात है। तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया, बट इस दिन पास नहीं हुआ।
फिर इसकी डिस्कशंस हुई कुछ, ठीक है, इसकी डिस्कशन हुई और फाइनली मुस्लिम लीग का इंतजार करते करते 22 जनवरी 1947 को इसको यूनानिमसली पास कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया कि ठीक है, आज तुम्हें आना आओ, नहीं आना मत आओ, तुम रहने दो, हम अपना काम कर लेंगे, क्योंकि अननेसेसरी डिले हो रहा था यार, कितने साल हो चुके थे और ज्यादा डिले हो रहा था, तो कैसे काम चलेगा। 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर लिया गया, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड करी थी। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम वोटिंग नहीं करेंगे किसी भी मैटर पर, वोटिंग नहीं करेंगे साहब, क्योंकि वोटिंग से ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बिल्कुल सही मानना था ये कि वोटिंग से क्या होता है कि मान लो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ लोग एग्री हैं, कुछ लोग डिसएग्री हैं। अब ये जो लोग डिसएग्री है ना, इनका एक डिसकंटेंट आ जाएगा, ये लोग कहेंगे यार हमारी बात तो मानी नहीं गई, ऐसा कैसे संविधान बना रहे हो तुम कि आप हमें लेके तो आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारी बात नहीं मान रहे। फिर ये कहेंगे अच्छा ठीक है अभी नहीं मान रहे, अगले मैटर में देखेंगे तुम्हें। फिर यहाँ पे पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, सब लोग अपने एक दूसरे को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि ठीक है हम वोटिंग नहीं करेंगे, ओवरऑल कंसेंसस से सभी की हामी जब तक नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तब तक हम किसी भी मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो वोटिंग नहीं हुई, लेकिन इस वोटिंग ना होने का भी एक मतलब ऑब्वियसली हर चीज का अपना एक एडवांटेज होता है, अपना एक डिसएडवांटेज होता है। तो वोटिंग ना कराने का भी एक डिसएडवांटेज बाद में हमें देखने को मिला कि बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट जो थे ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में समा गए, जो कि बाद में खुल के आए जब हमारा देश आजाद हुआ और जब इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो सबको देखो, सबको तो खुश नहीं रखा जा सकता था, तो सबको खुश रखने के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आर्टिकल 1415 है और डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी में ये बोला जाता है स्टेट्स को कि आप जो है वो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो कि जैसे एससी एसटी वुमेन है या ओबीसी हैं, इनके एजुकेशन के लिए प्रॉपर काम करोगे या इनको ऊपर लाने की कोशिश करोगे। लेकिन आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात कर देता है, तो बात ही अलग हो गई। अगर मान लो कि एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा तो भाई यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी तो फेल हो गया ना। तो इस तरीके के और भी कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस थे जिनको बाद में सही किया गया, ठीक है, धीरे धीरे करके वो सही किया गया, उनकी बात हम आगे करेंगे। तो वोटिंग नहीं होनी थी। इसके अलावा जो वर्किंग थी असेंबली की वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सबसे पहला था कमिटीज। कुछ मेजर कमिटीज बनाई गई थी और माइनर कमिटीज बनाई गई थी और इन कमिटीज को बोला गया था कि आप अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपको दिया गया ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। दूसरा स्टेप था बी.एन. राव द्वारा। बी.एन. राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। तो बी.एन. राव को ये टास्क दिया गया कि ये जो भी रिपोर्ट आएंगी ना इसको आप स्क्रूटनाइज करोगे। इसके अलावा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टडी करी है, उन सभी चीजों को मिला के इन रिपोर्ट्स की स्क्रूटनाइजेशन और जो आपकी स्टडी है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की, इनको मिला के एक इनिशियल ड्राफ्ट पेश करोगे, ठीक है। ये इनका टास्क था। तीसरा स्टेप था ड्राफ्टिंग कमेटी का। तीसरा स्टेप क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या स्टेप था कि फाइनल ड्राफ्ट को फाइनल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बनाओ और उसको पब्लिक कमेंट्स के लिए भेजो। फाइनल ड्राफ्ट बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन का। चौथा स्टेप था, चौथा स्टेप क्या था? जो फाइनल ड्राफ्ट है उसका डिस्कशन और उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करनी है तो वो, ठीक है। और 5वां स्टेप में एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 स्टेप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्क था वो डिवाइडेड था, ओके। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हुई, तो फिर फाइनल ड्राफ्ट जो था वो पढ़ा गया। इसके बाद सबसे पहले क्या हुआ? नवंबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट की फर्स्ट रीडिंग हुई, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हुई। फिर 14 नवंबर 1949, ये था 4 नवंबर, 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग हुई। फिर उसके लगभग 1 साल के बाद 14 नवंबर 1949 को इसकी फाइनल और थर्ड रीडिंग हुई, और जो भी चीजें थी अमेंडमेंट वगैरह जो भी करनी थी वो कर दी गई। एंड फाइनली बहुत ही पावन दिन 26 नवंबर 1949 का आया और इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया और सभी जितने भी असेंबली में लोग मेंबर्स प्रेजेंट थे उन्होंने इस पे साइन कर दिया और हमारा संविधान पारित हुआ। कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 सिटीजनशिप की बात करते हैं, ये आर्टिकल 60 जो कि प्रेसिडेंट की ओथ की बात करता है, आर्टिकल 366, 367 जिसमें
कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं। आर्टिकल 379, 380, 388, 391, 392, 393, और ये जो आर्टिकल जो मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं ये सारे के सारे कुछ प्रोविजंस को रिपील करने के लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल 379 था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अब जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो रिपील किए जाते हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, तो रिपील करने के लिए थे। और आर्टिकल जो 395 था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आई होप आप सबको पता होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड्स रिपील। ओके, तो और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, एंड सिंस देन वी आर नाउ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना, और ये कुछ कमिटीज थी जो कि बनाई गई थी। जैसे आप सबने, ये आपकी सबके बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूनियन पावर्स कमेटी चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, सो एंड सो फॉर्थ। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो आपकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की। आई होप मैं आपको इजीली समझा पाया हूँ चीज़ों को, और आपको ये सेशन अच्छा लगा है। एंड अब जो अगला सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे प्रियम्बल की। किसकी बात करेंगे? प्रियम्बल की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, एज सेड बाय नानी पालखीवाला द ग्रेट ज्यूरिस्ट। तो अगले सेशन में मिलते हैं, प्रियम्बल की बात करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है प्रियम्बल को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा, अगेन एक अच्छा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को भी टैकल करेंगे, देख लेंगे प्रियम्बल कौन सी बड़ी चीज़ है। Thank you so much for watching guys. Goodbye, take care and God bless.